सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंतरिक पंडित और आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल लर्न इन माई वे में। तो गाइस, आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो कोई वीडियो लेक्चर नहीं है या फिर कोई ट्यूटोरियल नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और साथ ही साथ ये देखेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यार चलिए अभी देखते हैं कि आखिर क्यों ये एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाया गया। और ये जानने के लिए चलिए एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। वेल, एजुकेशन पॉलिसी हैड स्टार्टेड व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वेस्टर्न या मॉडर्न एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यार प्रॉब्लम यही है कि ये एजुकेशन सबको प्रोवाइड नहीं किया गया। एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ज़्यादातर ये एजुकेशन उनके लिए थे जो हायर क्लास या कास्ट में बिलोंग करते थे। इसके बाद चीज़ों में बदलाव आया और मिशनरीज स्कूल्स एस्टैब्लिश किया गया। फिर 1813 में चार्टर एक्ट बनाया गया, जिसमें बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए देना पड़ेगा। पर यार प्रॉब्लम यही था कि ये पैसे क्लासिसिस्ट या एंग्लिसिस्ट आखिर किस टाइप के एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए। तो इस टाइम पे इंडियन रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय बोले कि नहीं, ये पैसे वेस्टर्न या फिर एंग्लिसिस्ट एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। तो इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई और एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारा बदलाव किया गया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक नया चैप्टर शुरू किया गया, जहाँ पे CABE मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये डिसीजन लिया कि इंडिया में 2 कमीशन होनी चाहिए, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ डील करेगी और दूसरी सेकेंडरी एजुकेशन के साथ। तो इसीलिए 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। ये कमीशन का मेन मोटो ये था कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाना और एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाना। इसी के साथ साथ यार 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। द कमीशन जनरली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट दैट गेव अ ब्रॉडर व्यू अबाउट एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। और इस रिपोर्ट से इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि इंडिया में मल्टीपर्पज़ स्कूल होना चाहिए। फिर 1964 में बना इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये कमीशन इंडियन एजुकेशन में जितने भी एस्पेक्ट्स और सेक्टर्स है सबके साथ डील करती थी और गवर्नमेंट को नेशनल एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए डिफरेंट एडवाइस देती थी। फिर उसके बाद में बना नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का टोटल रिफॉर्मेशन कर दिया। ये पॉलिसी में बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेजेस को भी सेकेंडरी स्कूल्स में यूज़ करने के लिए इंकरेज किया गया। इसी के साथ इस पॉलिसी में ये भी ओपिनियन दिया गया कि इंग्लिश को मीडियम बनाया जाएगा इंस्ट्रक्शन देने के लिए स्कूल में, और हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया। और इस पॉलिसी में बताया गया कि 6% ऑफ नेशनल इनकम शुड स्पेंड ऑन एजुकेशन। इसके बाद आया ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, साथ ही साथ एकेडमिक स्किल्स और
मोरालिटी एंड एथिक्स का अवेयरनेस का शिक्षा भी बच्चों को देना चाहिए। फिर 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, जिसका मेन मोटो यही था, एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में सबको प्रोवाइड किया जाए, अपर क्लास या लोअर क्लास का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जो कि ठीक भी नहीं है। फिर 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में और थोड़ा सा चेंजेस लाया गया, जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन सब के बारे में बताया गया। अब इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बताया गया कि 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों को राइट दिया गया फ्री एजुकेशन के लिए। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट्स को रिजर्व किया गया उन सब बच्चों के लिए जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है। तो यार, इस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ अच्छी चीज़ भी थी और बुरी भी, एडवांटेजेस भी थी और डिसएडवांटेजेस भी। इस एजुकेशन सिस्टम में समझने से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज करने में ज़्यादा जोर दिया गया। सब बच्चों को प्रेशराइज किया जाता था कि जैसे तैसे करके रट्टा मारो और अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, क्योंकि अगर तुम्हारा ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल निकम्मे हो और फ्यूचर में तुम्हें कोई जॉब्स भी नहीं मिलने वाली। लेकिन ये हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ाई याद नहीं रख पाता है उसमें कोई और स्किल छुपा हो। लेकिन यार, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से रटने के अलावा और कोई स्किल नहीं है। सबको बस इसी बेस पे जज किया जाता है कि कौन कितना ज़्यादा रट पाता है और अच्छे ग्रेड्स ला पाता है। बाकी स्किल्स को हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और जो कि ठीक नहीं है। गाइस, इन्हीं सब डिसएडवांटेजेस के लिए अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ किया है और ये नया एजुकेशन पॉलिसी पूरा सिस्टम का रिफॉर्मेशन कर दिया है। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या बदलाव लाया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा वो है कि अब से 10th के बाद हायर सेकेंडरी लेवल में कोई स्ट्रीम नहीं होगा। इसका मतलब है जब कोई बच्चा पहले 10th के बाद 12th में जाता था तब उसको या तो साइंस या फिर कॉमर्स और या फिर आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब से साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स नाम का कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। सब स्टूडेंट को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करने में। मतलब अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे फ़िज़िक्स भी पढ़ना है और साथ ही साथ मुझे और कोई सब्जेक्ट जैसे कि म्यूज़िक या फिर उस तरीके का कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को लेकर भी पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर किसी को मैथ्स में भी इंटरेस्ट है और पॉल साइंस या इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट है तो वो उन सब सब्जेक्ट को लेके भी पढ़ सकता है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा कूल लगती है मुझे। पहले स्कूल लेवल का एजुकेशन सिस्टम 10+2 इस तरीके से डिवाइडेड था। 10 तक सेकेंडरी लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद का 2 इयर्स। लेकिन अब से स्कूल लेवल का पूरा एजुकेशन सिस्टम को 5+3+3+4 के हिसाब से डिवाइड किया गया है। पहले बच्चों का एजुकेशन स्टार्ट होता था 6 इयर्स से, लेकिन अब 3 साल की उम्र से ही बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस नए एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला स्टेप है फाउंडेशन स्टेप। यहाँ पे 3 साल से 6 साल के एज ग्रुप के बच्चों को इस स्टेप के अंतर्गत किया गया है। इन सब बच्चों को प्ले स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में शिक्षा दिया जाएगा और नंबर्स के बारे में सिखाया जाएगा। लेकिन वो सब होगा डिफरेंट एक्टिविटी बेस्ड, मतलब खेलने के साथ साथ ही बच्चा पढ़ेगा। फिर आता है फाउंडेशन स्टेप का दूसरा पड़ाव। 6 से 8 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चे इस स्टेप के अंतर्गत है और बच्चे इस वक्त क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज और इस स्टेज का अंतर्गत है 8 to 11 इयर्स के बच्चे, मतलब क्लास 3, 4 एंड 5। इस स्टेप में लर्निंग होगी बिल्कुल मज़ेदार, मतलब प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड। नेक्स्ट स्टेज आती है मिडिल स्टेज, मतलब 11 to 14 इयर्स का एज ग्रुप, जो है क्लास 6 to 8। इस स्टेप में बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे उनको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 6 to 8 में सब बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कारपेंट्री, प्लम्बरिंग एक्सेट्रा,
छोटे मोटे असाइनमेंट के दौरान ये सब प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाएगा। स्कूल में अलग से बैकलेस स्कूल के नाम पे इवेंट बनाया जाएगा और उन सब दिनों में बच्चों को ये सब असेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, जिससे कि उनका लॉजिकल थिंकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज, मतलब 14 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे, और ये है स्कूल लेवल का लास्ट स्टेज, मतलब क्लास 9 to 12 तक। इस स्टेप में प्रीवियस स्टेज का एक्सपीरियंशियल स्टडी के दौरान जिन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चों का इंटरेस्ट आया है, उन सब सब्जेक्ट्स को लेकर बच्चे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द सीजन जो रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वो रिजल्ट इस बेसिस पे बनाया जाएगा कि कौन बच्चा कितना अच्छा सीखा है या फिर उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ना कि इस बेसिस पे कि कौन कितना ज़्यादा रट्टा मार के एग्जाम के हॉल में कितना ज़्यादा लिख के आता है। नेक्स्ट थिंग है मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। इसका मतलब है कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट, सपोज कोई बैचलर डिग्री के लिए पढ़ रहा है अभी, लेकिन अब कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के कारण या फिर किसी दूसरे कारण से अभी उसको ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है, मतलब उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है। अगर वो चाहे तो फिर से बाद में अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, और इसके लिए उसको फिर से कोर्स के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जिस ईयर में वो ड्रॉप किया है उसी ईयर से उसको स्टार्ट करने का परमिशन दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसके प्रीवियस जितने भी क्रेडिट थे वो सब भी ऐड होंगे। इसी के साथ साथ और एक चीज़ भी बताया गया है कि अगर कोई बच्चा आज बीटेक पढ़ रहा है और कुछ दिनों के बाद उसे लगा कि वो बीटेक नहीं बीएससी में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है और उसका क्रेडिट आज तक जितने भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ के अर्न किया है वो सब क्रेडिट भी बीएससी कोर्स में ऐड हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में कॉलेज छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में कॉलेज छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगा, और फोर्थ ईयर में कॉलेज छोड़ता है तो उसको बैचलर रिसर्चर डिग्री मिलेगा। मास्टर्स डिग्री में भी कुछ बदलाव किया गया है। अगर आपने 4 साल का बैचलर कोर्स कर रखा है तो आपको 1 साल का मास्टर्स डिग्री का कोर्स करना पड़ेगा, और आप अगर 3 साल का बैचलर कोर्स कर रखा है तो आपको 2 साल का मास्टर्स कोर्स करना पड़ेगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम का सिलेबस का लोड कम किया जाएगा और फोकस किया जाएगा स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट और नॉलेज के ऊपर। ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और स्कूल में क्लास 5 तक होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। और उसी के साथ बोला गया है कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशनल पर्पस के लिए खर्च किए जाएंगे। पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो था अप टू 6 to 14 ईयर्स, लेकिन अब उसको बढ़ा के 6 to 18 ईयर्स कर दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे स्कूल में तो आ जाते हैं, लेकिन जब 9 या 10th ग्रेड में वो जाते हैं या फिर 11 या 12th ग्रेड में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अब से ये रूल बनाया गया है। ऑल्टरनेटिव और इनिशिएटिव एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा फॉर माइग्रेटेड लेबर्स के बच्चों के लिए, ताकि वो एजुकेशन के मेन स्ट्रीम में वापस आ सके। इसी के साथ टीचर्स के लिए न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड बनाया जाएगा, और 2030 तक टीचर्स को क्वालिफाई किया जाएगा 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री के बेसिस पर। तो ये मतलब एक रेवोल्यूशन है एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन साथ ही साथ इनमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जिनमें से एक है कि अप टू क्लास 5 रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग को स्कूल में यूज किया जा सकता है। लेकिन यही पे कंट्रोवर्सी है कि अगर कोई बच्चा पहले जो बिहार में था वो क्लास 4 के बाद स्टेट चेंज करके कोलकाता में आता है और वहाँ के स्कूल्स में किसी और लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो तब उसको वो समझने में दिक्कत होगा। साथ ही साथ इंग्लिश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है फॉर कम्युनिकेशन। अगर कोई स्टडी अब्रॉड करना चाहता है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए। और दूसरी और मेन चीज़ ये है कि ये प्रोसेस, ये पूरा एजुकेशनल सिस्टम का जो नया एजुकेशनल सिस्टम आया है, ये बताना जितना ईजी है वो इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि ये करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। टीचर्स भी अच्छा होना चाहिए और सब स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ये तो थी ऑल अबाउट नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस टाइप का और भी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक जब भी हम अपलोड करते हैं तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।